अब अपनों के बीच पहुंचकर अमित थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, जिसे देखकर सोनम के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोनम को मुस्कुराते हुए देख अमित ने मन ही मन कहा, क्या बात है धर्मपत्नी जी, आपके इस गोरे गोरे रुखसारों पर डिम्पल क्यों पड़ रहे हैं। हमारे साहब की हंसी कहीं खो गई थी और अभी अभी हमने वापस हमारे साहब के होठों पर उसे सजते हुए देखा है, तो हम भी खुद को रोक नहीं सके मुस्कुराने से। सोनम ने एक बार अखिलेश जी और पीहू के बीच खड़े अमित को देखा और हौले से अपने नीचे नजरें करके मुस्कुराने लगी। पर मेरे होठों को तो किसी और ही सजावट की तलब लगी हुई है। अमित की शरारत सोनम की जान अटकाना शुरू कर चुकी थी। सोनम नजरें जमीन में गड़ाए खामोशी से खड़ी थी। पीहू बेटा, खांसी की दुकान, जरा सामने वाले से पूछो, क्या यहाँ मोहनजोदाड़ो के समय की खुदाई चल रही है, जो इतनी देर से जमीन में नजरें गड़ाए खड़ी है, जैसे इन्हें अभी के अभी कोई खजाना मिलने जा रहा है। अमित ने अपने बगल में खड़ी पीहू के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाते हुए शरारत से देखते हुए सोनम की तरफ कह दिया। पीहू तो चुपचाप मुंह में हाथ रख के हंस पड़ी थी अमित की बात सुनकर, और सोनम ने जब हैरानी से सामने देखा तो वहाँ पर अखिलेश जी नहीं थे। अच्छा तो ये बात है पीहू, तभी तो हम कहें कि पाके सामने किसी की आवाज़ नहीं निकलती, और उनके सामने इतना लंबा चौड़ा डायलॉग कैसे निकल गया। सोनम ने एक भाव उठाकर अमित की तरफ देखा और पीहू का हाथ पकड़कर स्टेशन से बाहर निकल गई। अमित भी मुस्कुराते हुए उन दोनों लड़कियों के पीछे पीछे हो लिया। अखिलेश जी के साथ कार में बैठकर अमित सोनम और प्रिया के साथ अपने घर के लिए निकल गया। यहाँ पर कविता और दादी उन दोनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर स्टेशन से ही उनके गाड़ी के पीछे ही एक और दूसरी गाड़ी साथ में चल रही थी, जिसके अंदर बैठे हुए ड्राइवर की नजरें न जाने कब से सुमित के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो गाड़ी भी अमित के धनों के पीछे पीछे चलती थी। अमित ने रघुवंशी गेट के सामने पहुंचकर अपनी गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा दिया। अरे बिंदनी, ले आ गया थारा डुगू और मारा डेविल। दादी ने गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर अपने कमरे से ही कविता जी को आवाज लगाई, जो उस समय डिनर को किचन में फाइनल टच दे रही थी। कविता जी किचन से निकलते हुए सीधे पूजा घर में गई और आरती की थाल लेकर गेट की तरफ बढ़ गई। गेट खुला और अमित ने अपनी गाड़ी को बगीचे के किनारे किनारे ले जाकर गैरेज के गेट पर खड़ा कर दिया। आप लोग चलिए पा, मैं अपनी धन्नो को अपनी राम प्यारी के बगल में खड़ा करके आता हूँ। अमित ने अखिलेश जी की तरफ देखा और फिर एक एक करके सारे लगेज को बाहर निकालने लगा। डुगू, फिलहाल तुम और सोनम तो जल्दी से वहाँ पहुँचो, कविता जी बेसब्री से तुम दोनों का इंतजार कर रही है। तुम्हारी दोनों को मैं खड़ा कर देता हूँ। अखिलेश जी ने पीहू के साथ सोमित को कविता जी की तरफ भेज दिया था और खुद गाड़ी को स्टार्ट करके गैरेज के अंदर ले जाने लगे। कविता जी ने सोमित के सर से एक लोटा पानी भरा हुआ 5 बार वार करके पीहू को देते हुए कहा, पीहू ले जा इसे बाहर फेंका दो। फिर कविता जी ने सोमित की आरती उतारी और तिलक किया और उन्हें घर के अंदर आने के लिए कहा। सोमित ने मुस्कुराते हुए घर के अंदर कदम रखा और कविता जी के पैर छुए। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा एक दूसरे के साथ रहो और ऐसे ही मुस्कुराते रहो, कविता जी ने सोमित को अपने अंक में भरते हुए कहा। पीहू थोड़ी देर में अंदर आ गई और एक बार फिर से वो नकली खांसते हुए खड़ी हो गई। ओफो माँ, आपने इस खांसी की दुकान को कोई ढंग का कॉफ सिरप नहीं दिया है क्या? ये खांसी की दुकान कहीं मुझे भी इन्फेक्ट ना कर दे। अमित ने झूठ-मूठ मुंह बनाते हुए कहा। माँ देखिए ना भाई, कब से मुझे चिढ़ा रहे हैं। स्टेशन से इन्हें हिंट देते आ रही हूँ कि मैं भी हूँ, मेरे भी पैर छुए, पर नहीं। और सारी बकवास करवा लो इनसे, बस एक काम की बात छोड़कर। पीहू ने अब के गुस्से में पैर पटकते हुए कविता जी की तरफ देखते हुए कहा। डुगू, क्यों परेशान कर रहा है तू इसे? कविता जी ने डुगू की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। ओ कबूतर, फॉरगेट कि मैं तेरे पैर वैर छूऊंगा। हाँ, चोटी खिंचवानी हो तो बता, अमित ने पीहू के सर पर टफली मारते हुए कहा। माँ देखो ना। पीहू ने फिर से कविता जी की तरफ देखा। क्यों सता रहे हैं साहिब? आपको दूसरों को सताने में और जान सुखाने में बड़ा मजा आता है ना? सोनम ने अपने मन ही मन कहा और अमित की तरफ देखकर थोड़ी सी झुकते हुए पीहू के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। आ आ आ, अरे जाने मन, ये क्या गजब कर रही हो? पैर छूकर मुझे बूढ़ा मत बनाओ। ये तो बस भाई के साथ मुझे थोड़ी सी मस्ती करनी थी। पीहू ने सोनम को उसके कंधे से पकड़कर अपने गले लगा लिया था। दोनों ननद भाभी मुस्कुराने लगी थी। बड़ी मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर, क्या खुसर खुसर हो रही है? अमित बेचैन हो चुका था उन दोनों के बीच की बात जानने के लिए। नहीं बताऊंगी, पहले पैर छूइए फिर सोचूंगी। सोनम कविता जी के कंधे पर सर रखकर मुस्कुराते हुए भाई बहन की चहलबाजी देख रही थी। लाओ फिर तेरे पैर छू ही लूं, अमित ने पीहू के पैरों की तरफ झुकते हुए कहा। उसने उसके पैरों को पहले छुआ और फिर अपने नाखून उसको पैरों में दबाकर झट से वहां से निकल गया। थोड़ी देर के लिए पीछे मुड़ा और उसने उसकी चोटी खींच दी। भाई रुकिए, मैं तो आपको छोड़ूंगी नहीं।
इतना कहते हुए वो अमित के पीछे पीछे भाग ली। दोनों भाई बहन पूरे लिविंग हॉल में एक दूसरे के पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन कोई किसी को पकड़ नहीं पा रहा था। तभी भागते भागते अमित अचानक से खड़ा हो गया और पीहू की तरफ देखते हुए उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी। पीहू दौड़कर अपने भाई के गले से लग गई। मिस्ड यू सो मच भाई, मिस्ड यू टू मच कबूतर, अमित ने प्यार से उसके सर को चूमते हुए कहा। सोनम कविता जी के कंधे पर अपने सर रखकर अमित का ये रूप भी देख रही थी। अमित की नज़रें तो एक पल के लिए भी उसके प्रिंसेस से हट ही नहीं सकती थी। फौरन दिल ने दिल तक अपना संदेशा कहलवा दिया। ऐसे क्या देख रहे हैं आप जान, वो भी आंखों में नमी लिए। सोनम ने अपने बहते हुए आंसुओं को हौले से पोंछ लिया और मन ही मन कहा, बिना शताए आप अपना प्यार किसी को नहीं देते हैं ना, पर आपके लिए तो मेरा प्यार बिना किसी शर्त के है, अमित ने मन ही मन कहा। आपको कभी ऐसा लगा है क्या? अमित की नज़र सोनम की नज़रों में खोई हुई थी। कभी नहीं, अमित मुस्कुरा दिया था उसकी बात सुनकर, पर उसे ऐसा लगा था जैसे सोनम उसे और भी कुछ कहना चाहती है, पर सबके वहाँ होने के बाद वो कह नहीं पा रही है। अमित बेटा, जल्दी से तुम दोनों हाथ पैर धोकर फ्रेश हो आओ, तब तक मैं खाना लगवाती हूँ। कविता जी के कहने पर अमित अपने होशो हवास में वापस आ गया। कविता जी की बात सुन अमित ने कहा, माँ पहले मुझे अपनी दबंग दादी से मिलना है। बड़े दिनों में दादी के हाथों से अपनी पैंड नहीं बजवाई, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा और दादी के कमरे की तरफ चला गया। पीछे से सोनम और पीहू भी आ गई थी। अमित ने बिस्तर पर लेटी हुई दादी के पैर छुए तो उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। जीता रे जुग जुग जी हमारे छर्रे, दादी ने डुगू के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया। सोनम ने भी दादी के पैर छुए और दादी ने उठकर हौले से उसे अपने गले से लगा लिया। मारी लाडली आ गई से, एबे ने मारे कलेजन बड़ी ठंडक मिली से। दादी थारे आशीर्वाद देने के सिस्टम में कोई बदलाव आ गया से? अमित खड़े खड़े ही मुंह बनाकर पूछ बैठा था। अयो छोरे, था ये काय वास्ते बोल रहे हो उसे? दादी ने नजरें टेढ़ी करके अमित की तरफ देखा। मारी को देखकर थारे कालजे नु कतई ठंडक को ना पहुंची के? जे था मारा आशीर्वाद मारे बिंदड़ी नु दे रही से, और वाके हिस्से का आशीर्वाद ते था बचा गई से? मारी बोली दादी। अमित के मुंह से दादी की भाषा सुनकर सोनम तो बस उसका मुंह ही देखती रह गई थी, और पीहू अमित की बात सुनकर अपनी हंसी को रोक ही नहीं पा रही थी। कुछ देर अमित को घूरने के बाद, रे मारा राम जी, यो छोरा तो घना बावड़ा हो गया से, अब मैं आशीर्वाद भी मारे मन से कौन ही दे सकूं? अमित शरारत से मुस्कुरा दिया था। दादी के इन्हीं सब बातों को तो वो कितने दिन से मिस कर रहा था। वैसे छोरे, थाड़े मन में यो बात चाल रही से के माँ थाड़ी बिंदनी नु जुग जुग जिए, पुते फुले, दूधो नहाओ पुतो फलो वाला आशीर्वाद देव के। लो जी, हो गया स्यापा। अमित दादी की फिरकी ले रहा था और दादी ने तो सीधे क्लीन बोल्ड ही कर दिया था रघुवंशी साहब को। दादी की बात सुनकर सोनम की जो हालत हुई कि वो नजरें उठाकर किसी को देख भी नहीं सकी, और मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ कहते हुए वहाँ से तेजी से निकल गई। अमित भी झेप गया और बाद में आता हूँ कहकर वहाँ से निकल गया। इतनी देर से चुप खड़ी पीहू ने दादी की तरफ शरारत से देखा और मुस्कुराकर कहा कि दादी आप भी सुधरोगी नहीं है ना? ला छोरी, जे को बात हुई से, जे बात छोरा शुरू करोगो तो मारो को तो बात खत्म करनी पड़ेगी ना। आखिर वाह डेबिल की माँ दादी से दादी। कुछ देर तक कमरे में खामोशी छाई रही और फिर दादी और पीहू दोनों एक दूसरे को देखकर जी भरकर मुस्कुरा उठी। उन दोनों की हंसी की खिलखिलाहट लिविंग रूम में बैठे अखिलेश जी पर पड़े, जो कि न्यूज चैनल देखते हुए भी मुस्कुरा दिए थे। किचन में काम कर रही कविता जी के कानों में भी पड़ रही थी और उनके मुँह से अनायास निकल गया, सोनम के आते ही घर में कितनी रौनक लौट आई है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखर गई है। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि इन खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। रात के खाने के बाद बड़े दिनों बाद लिविंग रूम सच में लिविंग लग रहा था। सोनम सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आई थी। सब लोग अपने अपने चाय का कप पकड़े हुए बहुत देर तक एफएमसी और वहाँ से जुड़े हुए मज़ेदार किस्से सुनकर बीच बीच में हंस रहे थे, और बीच बीच में पीहू भी अपने कॉलेज के किस्से कहानियाँ सुना ही रही थी। थोड़ी देर तक दादी सबके साथ बैठने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग भी आराम करो हैं, बहुत रात हो चुकी है, कल से लगते हैं हम अपने असली काम पे। अखिलेश जी ने अपने रहस्यमय मुस्कुराहट से कहा। असली काम? अमित सोच में पड़ गया। पीहू शर्माते हुए वहाँ से चाय के कप बटोर कर किचन में ले जाने लगी। ओफो, आप भी ना सीधे सीधे नहीं बता सकते थे, कविता जी मुस्कुराते हुए बोले। वो दरअसल अब प्रियुल की शादी की तारीख नज़दीक आ रही है ना,
तो बस तुम लोगों के वापस आने का इंतजार हो रहा था, इसलिए कल से ही प्रियुल की शादी की तैयारियों में जुट जाना है। ओह तो फिर ठीक है, आप लिस्ट बनाकर रेडी रखिएगा, मैं सब इंतजाम देख लूँगा, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सबको छेड़ने वाली प्रिया रघुवंशी यहाँ किचन में आकर खड़ी हैं। वैसे हम ना पुलकित जी से कहना ही भूल गए थे कि आप चाहे तो हमारे साथ चल सकते हैं। वो क्या है ना कि ट्रेन से उतरते समय उनका भी यही मन था कि कोई उनसे एक बार कह दे कि आप भी साथ में दिल्ली चले, तो कसम से वो फौरन मान जाते। हमारे जीजा जी, सोनम पीहू को शरारत से चिढ़ाते हुए बोली। क्या भाभी, आप भी मुझे चिढ़ा रही हैं। पीहू सोनम के गले लग गई थी शर्माते हुए। थोड़ी देर बाद डेविल्स रूम। अपने कपड़ों अपने बैग से बाहर निकालते हुए सोनम के कानों में जब दादी पीहू और अखिलेश जी, कविता जी की खिलखिलाहट की आवाज़ पड़ी तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वे सब लोग किस बात पे हंस रहे हैं, और वो शर्मा गई। उसने अपनी नज़रें और सर दोनों ही नीचे झुका लिया। साहिब भी ना कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, हम बिल्कुल सही कहते हैं, हमारी जान अटका करना इनको बहुत मज़ा आता है। सड़ो रघुवंशी। सोनम मनी मन सोचते हुए अपने कपड़ों को बैग से निकालकर अलमीरा में सेट कर रही थी, तो उसे लगा कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है और एक जानी पहचानी सी खुशबू उसके दिल के तारों को अंदर तक छेड़ कर चली गई। अमित ने उसे पीछे से ही अपनी बाहों में घेर लिया और उसके कंधे पर अपना चीन टिकाकर बोला, आपने बिना देखे ही जान लिया कि मैं हूँ। नॉट बैड धर्मपत्नी जी। हाँ, आपकी खुशबू तो हमारी रूह में घुली हुई है साहिब, फिर हमें आपको पलट कर देखने की क्या ज़रूरत है। अमित ने सोनम को अपनी तरफ मोड़ा और अलमीरा के एक साइड में टिकाकर उससे सटकर खड़ा हो गया। आपको नहीं लगता कि आजकल आप इस गरीब पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही हैं? आप हैं ही ऐसे साहिब, कोई खुद को कैसे रोक सकता है आपकी जादू में खोने से। फिर हम तो आपकी पत्नी है। सोनम ने एक बार अमित की आंखों में देखा और फिर अपनी नज़रें झुका ली। आपके लिए तो हम अपनी जान दे दें, लेकिन ये तो फिर भी बहुत कम है, और मुझे आपकी जान नहीं, आपका प्यार चाहिए, बहुत सारा, बेशुमार, जिस पर सिर्फ मेरा हक हो, सिर्फ मेरा। अमित ने सोनम के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया था। हमारा सारा प्यार सिर्फ आप ही के लिए है साहिब। अब तो हमें भी यकीन हो गया है कि कान्हा जी ने इस दुनिया में हमें सिर्फ आपके लिए ही भेजा है, वरना बीते 4 सालों में आपको भी ये फैंसी में कोई ना कोई पसंद आ ही जाती, और अगर ऐसा होता तो फिर हम आपसे कभी नहीं मिल पाते। सोनम ने अपने हथेलियों को उसके हाथों के ऊपर रखते हुए कहा। अमित ने धीरे से उसके हथेलियों को अपने होठ पर रख दिया और उसे गले लगाते हुए कहा कि ऐसे कैसे मैं किसी को भी पसंद कर लेता, आखिर मैं एक डेविल हूँ, ट्रू डेविल, और डेविल के लिए उसकी तो एंजल को आना ही था, न कि किसी छिपकली को। साथ ही कान्हा जी ने आपको मेरे पास भेज दिया। अमित भी सोनम के कहने का इशारा समझ चुका था। आप डेविल नहीं, आप तो पारस है साहिब, जो अपने पास आने वाले हर पत्थर को सोना बना देता है, जैसे आपने हमें छुआ और हम साधारण से असाधारण बन गए। हमारी ज़िंदगी में आने के लिए आपकी जितनी बार भी शुक्रिया अदा करूँ उतना ही कम होगा साहिब। आपकी वजह से आज हमारे पास हर रिश्ता और उसका प्यार है, पर इन सबसे ज़्यादा और पहले हमें आपका प्यार चाहिए, और अगर हम ये कहें कि हमें सिर्फ और सिर्फ आप ही का प्यार चाहिए तो हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, है ना साहिब। यह सुनकर अमित का दिल भर आया था, वो अंदर ही अंदर तड़प उठा था। कुछ दिनों बाद उसे सोनम से अपने प्यार से दूर होना पड़ेगा, और वो भी तब जब यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल जान, मेरा सारा प्यार, मेरी सारी वफाएं सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। अपने ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, अपने दिल की आखिरी धड़कन तक ये अमित रघुवंशी ट्रू डेविल सिर्फ और सिर्फ अपनी एंजल को ही प्यार करेगा, अपनी जान को हर बुरी नज़र से बचाकर अपने दिल में सहेज कर रखेगा। अमित सोनम को अपने सीने से इस तरह चिपकाए खड़ा था जैसे उसे जिस बात का डर था वो बस अभी होने ही वाला हो, और कुछ हद तक अमित का डर सही भी था। आखिर वो रहस्यमय गाड़ी सुमित का स्टेशन से ही पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गई थी, और उस गाड़ी में बैठे एक शख्स ने अपना फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल करते हुए कहा। उसे ये बता भी दिया था कि सुमित दिल्ली वापस आ चुके हैं। इन बातों से बेखबर अमित ने बहुत ही प्यार से सोनम को अपनी बाहों में उठाया और उसे बिस्तर पर ले जाकर सुला दिया। कमरे की लाइट ऑफ करके वह उसके पास ही लेट गया। सोनम थोड़ा आगे खिसक कर उसके सीने पर सर रखकर लेट गई थी। ऐसे हमें नींद नहीं आ रही है, आप सुला दीजिए ना हमें। अच्छा जी, अभी तक पुणे में कौन सुलाता था आपको? अमित ने शरारत से कहा। वहाँ वहाँ तो हम आलू की बातों से इतना बोर हो जाते थे कि उसकी नॉन स्टॉप बातों को अनसुना करने के लिए खुद ही अपनी आंखें बंद कर लेते थे, और पता नहीं कब नींद आ जाती थी। सोनम ने अपना मासूम सा कन्फेशन अमित को सुना दिया था।
पर आपको मुझसे डर नहीं लग रहा है? अमित ने फिर से शरारती अंदाज में कहा। क्यों? हम आपसे क्यों डरेंगे? कहने को तो सोनम ने कह दिया था, पर उस मध्यम रोशनी वाले कमरे में खुद को वो अमित के इतना करीब देखकर घबरा जरूर गई थी। देखा, डर गए ना आप? अमित धीरे से उसके कान के पास आकर अपने होंठ सटाकर बोला। नहीं, हम बिल्कुल नहीं डरे हैं, बिल्कुल भी नहीं। सोनम ने खुद को अमित के पास से धीरे से हटाते हुए कहा। कहाँ जा रही हैं आप जान? अमित ने सोनम की बाँह पकड़कर एक बार फिर से अपनी तरफ खींच लिया। डेविल को उसके एंजल को देखने के लिए किसी रोशनी की जरूरत नहीं है। आपका मखमली एहसास आपको बिना देखे ही बता देता है कि आप कहाँ हैं। और हम चुपचाप से धड़कते हुए दिल के साथ उसके सीने से जा लगी थी। अब आप मेरे दिल को इतना भी परेशान मत कीजिए कि उसे समझाने के लिए मेरे दिल को जागना पड़े। अमित सोनम की तरफ झुकते हुए बोला। सोनम घबराहट में पलके उठाए अमित को बस देखे ही जा रही थी। कमरे की लाइट ऑफ थी और कमरे की बड़ी सी खिड़की से छन छन कर आ रही चांद की दूधिया रोशनी में सुमित एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। और आप बच्चे से जानते हैं कि अगर मेरा दिल जाग गया तो यह आपके दिल को चाह कर भी सोने नहीं देगा। अमित सोनम के चेहरे के और करीब आ गया था। अमित के इतना कहते ही सोनम की पलकें शर्म से बोझिल हुए और अपने आप ही झुक गई। सोनम को चुप देख अमित मुस्कुराने लगा और धीरे से उसके कान में कहा, सो जाइए प्रिंसेस, आप इस समय सबसे सेफ जगह पर आराम फरमा रही हैं। मेरे होते हुए आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है और घबराने की तो बिल्कुल भी नहीं। गुड नाइट जान। अमित ने सोनम के सर को चूम लिया था। गुड नाइट जान, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा और अमित के सीने पर अपना सर रखकर चैन से सो गई। इधर प्रिया का रूम। पीहू अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी और रह रहकर एक नज़र अपने फ़ोन की स्क्रीन पर भी डाल रही थी, पर उसके फ़ोन का स्क्रीन 10 का 10 बना हुआ था। भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? इतनी देर हो गई बाबा जी को अपने घर पहुंचे हुए और इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि फ़ोन कॉल ही कर दे। जब भाई और सोनम शाम को 7 बजे ही आ गए, वो तो सुबह ही पहुंच गया होगा ना घर। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर सही समय पर घर पहुंच गए हैं तो मुझे इन्फॉर्म तो कर ही सकते थे ना। लेकिन नहीं, पीहू अपने बिस्तर पर लेटे हुए इधर उधर करवटें लिए जा रही थी और उसका बड़बड़ाना जारी था। इसके पहले कि पीहू रंगवंशी पुलकित देव बाबा को और थोड़ा खोरी कटी सुना दी, उसका फ़ोन बजने लगा। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, नहीं लाना। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना। मिल गई फुर्सत। पीहू ने मोबाइल की रिंगटोन सुनकर मुंह जरूर बना लिया था, परंतु पुलकित के फोन को उठाने में उसने एक पल की भी देरी नहीं की। अब तुम्हें मेरी याद आ रही है? तुम सुबह ही घर पहुंच गए थे ना, और सुबह से तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया। एक बार फ़ोन करके बता नहीं सकते थे कि तुम सही सलामत पहुंच गए हो? पता है मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, पर तुम्हें इससे क्या। हाँ, वहाँ पुणे में भी तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिली थी मुझे कॉल करने की, और अब घर आकर भी तुझे फुर्सत नहीं है। फ़ोन उठाते ही पीहू शुरू हो गई थी और उसने ये जानने की भी जहमत नहीं उठाई कि फ़ोन के दूसरी तरफ पुलकित ही है या कोई और। पीहू बेटा, क्या हुआ? पुलकित ने कुछ किया है क्या, या फिर तुमसे कुछ कहा है? ऐसे नाराज़ क्यों हो रही हो? फ़ोन की दूसरी तरफ से अनुराधा मासी की आवाज़ सुनकर पीहू के हाथ से तो फ़ोन छूटते छूटते बचा। हेलो हेलो पीहू बेटा, सुन रही हो ना? पीहू की तो काटो नहीं खून वाली स्थिति हो गई थी। न तो उसे कुछ बोलते बन रहा था और न ही उसे फ़ोन काटते बन रहा था। पीहू की हालत समझते हुए राधा मासी ने फ़ोन पुलकित को पकड़ा दिया और खुद पीहू को गुड नाइट बाद में बात करने को कहकर वहाँ से मुस्कुराते हुए चली गई। हाँ हेलो पीहू, पुलकित ने धीरे से कहा। पुलकित, मैं तुम्हें मार डालूंगी, समझे? पीहू ने पुलकित को अपनी नाराज़गी जता दी थी कड़े शब्दों में। जो तुम्हारी याद में पहले से ही अधमरा पड़ा हुआ हो, उसे तुम और क्या मारोगी? और मार भी डालोगी तो क्या फर्क पड़ेगा पीहू? पुलकित ने ठंडी आँख भरते हुए कहा। हाँ, तुम बातें मत बनाओ पुलकित। फ़ोन मिलाकर मासी जी को पकड़ा दिया और मुझे ये बात बताने जरूरी तक नहीं समझी। पीहू का गुस्सा अपने पूरे उफान पर था। ओहो पीहू यार, गुस्सा मत हो, पहले मेरी बात तो सुनो। पुलकित ने पीहू का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे ना तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझे तुम? अच्छा ठीक है, मत करो, पर शादी तो करोगी ना? पुलकित ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। गो टू हेल। पीहू ने गुस्से में आकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया।